एस्पिरेंट, जैसा कि पिछले टाइम जो आरआरबी का फॉर्म भरा था उस टाइम आपसे एक जोन सेलेक्ट करने में बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी और उसका खामियाजा अभी जो रिजल्ट आया है 2024 का उसमें आपको भुगतना पड़ा। ज्यादा जल्दीबाजी में हवाबाजी में आके यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं करना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माई सेल्फ देवेंद्र एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ऑन फॉर्म फिलिंग आरआरबी 2025 कि आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कौन सा जोन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा नियर बाय है, कहाँ से कम कट ऑफ रह सकता है इस बार, कहाँ से हाईएस्ट कट ऑफ रह सकता है, कहाँ से कम फॉर्म लगने की जो उम्मीद कर सकते हैं, कहाँ से ज़्यादा फॉर्म लगने की उम्मीद कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमेंट थे, वो मैंने देखे थे और पर्सनली कैंडिडेट्स ने मेरे को व्हाट्सअप टेलीग्राम पे भी बहुत ज़्यादा मैसेज किए थे कि सर एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दीजिए कि हमें 2025 आरआरबी का फॉर्म कौन से जोन से फिल करना चाहिए, कौन सा जोन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे चेयर पे बैठ के शूट कर रहा हूँ। इसको बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी है। आप देख सकते हो कि जैसा मैंने इस पेज पे यहाँ पे कौन सी कैटेगरी की कितनी यहाँ पे सीट्स है और कौन से जोन की आप देख सकते हो नीचे से लेके ऊपर तक। सो बहुत मेहनत करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो भाई दिल से अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स के ये भी सवाल थे, क्या सर हम जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे क्या हमें वहाँ एग्जाम देने जाना पड़ता है? लाइक डेट में जैसे चेन्नई से फॉर्म फिल कर रहा हूँ या फिर मैं भोपाल से फॉर्म फिल कर रहा हूँ या चंडीगढ़ से या अहमदाबाद से मुंबई गुवाहाटी वेरियस जोन, जिस भी जोन से क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ क्या मुझे वहाँ एग्जाम देने जाना पड़ता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपका एड्रेस होता है, जो आपका कोरेस्पॉन्ड या पोस्टल एड्रेस होता है उसके नियर बाई आपके मतलब 150 या अराउंड 200 किलोमीटर के एरियाज में जो भी आपके नियर बाई बड़ी सिटी पड़ती है वहाँ आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि राजस्थान में अभी जयपुर, अजमेर या फिर कोटा जैसी बड़ी सिटीज़ में यहाँ पे सेंटर आता है, तो होम टाउन के जो नियर बाई सिटीज़ होती है वहाँ पे आपका सेंटर दिया जाता है। और अगर आप जैसे दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यूपी से आप बिलोंग करते हो, आप बिहार से बिलोंग करते हो, तो लाइक डेट पटना हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर सेंट्रल हो गया, तो ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है जहाँ पे आपका जो नियर बाई होम टाउन होता है वहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जब आप रिजल्ट आने के बाद में फाइनली वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद में जो आपका डीवी एंड जो मेडिकल प्रोसेस होती है वो आपका जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है वहाँ जाके आपको डीवी और मेडिकल की प्रोसेस करवानी होती है। देन उसके बाद में जो आपको ज्वाइनिंग मिलती है वो भी उसी जोन से मिलती है। जैसे कि आपने मुंबई जोन से फॉर्म फिलअप किया तो आपको मुंबई में ही पोस्टिंग मिलेगी, बट ऐसा नहीं है, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है अगर इजीली अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलता है तो। सो ये जो कन्फ्यूजन था ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज ही अप्रूवल होगी, क्योंकि आईएनसी से अप्रूव्ड जो कॉलेज होती है उन्हीं को यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मान्यता दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बट जब आपका डीवी होगा तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका जो कॉलेज है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी मैसेज था कि सर मैं जीएनएम थर्ड ईयर में हूँ, मैं बीएससी फोर्थ ईयर में हूँ और अभी मेरा एग्जाम नहीं हुआ है या मेरा एग्जाम हो चुका है बट मेरे पास अभी आरएन नंबर नहीं है, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? तो अगर आपके पास में आरएन नंबर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन हो रखा है कि आपके पास में जब आप फॉर्म भरने जाते हो उस टाइम पे आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर होना मैंडेटरी है। जैसा कि यहाँ पे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 की जो वैकेंसी थी उसके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं और 9 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट है। तो जो 272 पोस्ट है उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाई जानी है और उनकी जो सीट्स पोजीशन है वो बहुत ही मतलब कुछ कुछ जोन से तो यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है और किसी किसी जोन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है। सो मैं एक बार यहाँ पे आरआरबी की जो सीट्स पोजीशन है कि किस जोन से कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं वो मैं एक बार यहाँ पे एनालिसिस कर देता हूँ, फिर आपके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जोन सेलेक्ट कर सकते हो। बात करता हूँ मुंबई जोन से, तो मुंबई जोन से यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो है 25। अब मैं कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे जो यूआर की है यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की वो 11 पोस्ट है और एससी के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है और एसटी के लिए 2 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 6 पोस्ट है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अहमदाबाद जोन की, तो अहमदाबाद जोन से यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 2 सीट है
और एससी के लिए एक सीट है, वहीं पे एसटी के लिए कोई सीट नहीं है इस बार, और ओबीसी के लिए भी यहाँ पे कोई सीट नहीं है। तो टोटल यहाँ पे जो सीट है वो 4 सीट है। थर्ड में बात करता हूँ अजमेर की। तो अजमेर में अब की बार यहाँ से सिर्फ एक सीट आई है, वो भी एससी कैटेगरी के लिए। अदरवाइज यूआर, एससी और एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। और टोटल सीट्स की बात करूँ तो अजमेर से एक सीट है यहाँ पे। नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ बेंगलोर की। तो बेंगलोर में यहाँ पे जो टोटल सीट है वो 5 सीट है, 4 यूआर के लिए है और एससी के लिए एक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ भोपाल की। तो भोपाल में यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 2 सीट है, एससी के लिए एक है और ओबीसी के लिए एक है। टोटल यहाँ पे 4 सीट है। नेक्स्ट बात करता हूँ भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में यूआर की 1 सीट है, एसटी की 1 है, टोटल 2 सीट है। नेक्स्ट बात करता हूँ बिलासपुर। बिलासपुर में यहाँ से यूआर के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल जो सीट है वो है 4। चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ में यूआर की 1 सीट है, एससी की 1 सीट है, टोटल जो सीट है वो है 2। नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई से यहाँ पे यूआर की 20 सीट है और एससी के लिए 4 सीट है, एसटी के लिए 6 सीट है और ओबीसी के लिए 10 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 3। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वैकेंसी होने वाली है वो होने वाली है चेन्नई जोन से। चेन्नई जोन से टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे 43 पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ गोरखपुर की। तो गोरखपुर से जैसा कि पिछली जो वैकेंसी थी उसमें बहुत ज्यादा सीट्स थी और इस बार जो सीट है वो केवल 1 सीट है और वो भी एससी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट बात करता हूँ गुवाहाटी। गुवाहाटी से यूआर की 4 सीट है, एससी की 0 है, एसटी की 0 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और टोटल जो सीट है वो है 7 सीट्स। नेक्स्ट बात करता हूँ जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू एंड श्रीनगर से यूआर की 1 सीट है, ओबीसी की 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है और टोटल सीट है 3। नेक्स्ट बात करता हूँ जो बहुत बड़ी एक चेन्नई के बाद में जो सेकंड नंबर पे जो ज़्यादा वैकेंसी है वो है कोलकाता से। तो कोलकाता से यहाँ पे यूआर की 16 है, एससी की 2 है, एसटी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है और ओबीसी की 3 है। तो टोटल सीट्स कोलकाता से रहने वाली है 25। नेक्स्ट बात करता हूँ मालदा जोन से, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। तो यहाँ से यूआर की 2 सीट है, एससी की 0 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की भी 1 सीट है। तो टोटल सीट है यहाँ से 5। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार के अंदर आता है और ये एक बहुत ही साइलेंट किलर एक बोर्ड माना जाता है, क्योंकि जो 2019 की कट ऑफ थी वो भी यहाँ से लोवेस्ट साइड गई थी और अभी जो लास्ट रिजल्ट आया है 2024 वाला उसमें भी यहाँ से लोवेस्ट सीट रही है। सो एक बार इस जोन के लिए भी आप सोच सकते हो। और टोटल यहाँ से 10 सीट है, यूआर की 4 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो यहाँ पे जो लोवेस्ट कट ऑफ रही थी अभी वाली वो रही थी एसटी के लिए 43.39 और जो जनरल की है वो भी मतलब 50 के अंदर अंदर ही सिमट गई थी यहाँ पे। तो एक बार आप सोच सकते हो। नेक्स्ट में बात करता हूँ पटना की। तो पटना के लिए यहाँ पे यूआर से 9 सीट है, एससी से 3 सीट है, एसटी से 2 है, ओबीसी से 7 है और ईडब्ल्यूएस से 2 है और टोटल सीट्स की बात करूँ तो 23 है। नेक्स्ट है प्रयागराज। प्रयागराज से यूआर की 2 सीट है, एससी की 0 है, एसटी की 0 है, ओबीसी 0 है, ईडब्ल्यूएस 0 है, टोटल सीट है 2। नेक्स्ट है रांची। वहां से यूआर की 2 सीट है, एससी की 1 है, एसटी की 0 है, ओबीसी 1 है, ईडब्ल्यूएस है। तो टोटल सीट है 5। नेक्स्ट है सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद से जैसा कि प्रीवियस वैकेंसी में बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सीटें थी और इस बार नाम मात्र की सीट्स आई है। तो सिकंदराबाद से यूआर की 2 है, एससी की 0 है, एसटी की 1 है और ओबीसी 1 है और टोटल सीट्स है 4। नेक्स्ट है सिलीगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। सिलीगुड़ी से यूआर की 4 सीट है, एससी की 2 है, एसटी की 0 है, ओबीसी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है और टोटल जो सीट है वो है 10 सीट्स। तो ये जो जोन वाइज यहाँ पे सीट्स पोजीशन है और अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ में कलेक्ट कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैंडिडेट्स का वो ये है कि सर हमें कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो जैसा कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और अगर कोई भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को राजस्थान से देख रहे हैं तो राजस्थान वालों के लिए एक मेरा मैसेज है। मैं यहाँ पे आपको सजेशन कर सकता हूँ कि आपको कौन सा जोन अप्लाई करना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पे जो नियर बाई जोन रहने वाला है वो रहने वाला है मुंबई। और मुंबई से जैसा कि प्रीवियस वैकेंसी में यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ना तो ज़्यादा हाई थी और ना ज़्यादा लोवेस्ट साइड थी, यहाँ पे मीडियम कट ऑफ गई है, यानी कि
सराउंड चेन्नई के बराबर ही कट ऑफ थी, हालांकि 2 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे था। तो राजस्थान वाले और जो गुजरात वाले हैं वो मुंबई के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि जो राजस्थान से मुंबई का है वो एक रूट, एक अच्छी कनेक्टिविटी है, तो एक बार आप मुंबई जोन के लिए देख सकते हो। वहीं पे मैं बात करूँ यूपी और बिहार वालों के लिए, तो यूपी और बिहार से अगर आप पटना से या फिर मुजफ्फरपुर से भरना चाहते हो तो वहाँ भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका नियर बाई जोन है और जो कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी है। एंड जैसे कोई कैंडिडेट्स यहाँ पे पंजाब से बिलोंग करता है तो फिर वो सिलीगुड़ी में देख सकता है, या फिर उसको तो थोड़ा दूर ही जाना पड़ेगा, या फिर आप चेन्नई देख सकते हो। अब कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि चेन्नई दूर है, बेंगलोर दूर है, केरला दूर है। भाई दूर है, बट जो साउथ इंडिया में जो काम होता है ना एग्जैक्ट, वो इतना एक्यूरेसी के साथ में होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी से वहाँ पे टोटल काम को किया जाता है, और वहाँ पे मतलब किसी भी तरीके का कोई करप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही वेल एजुकेटेड है। हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, एक तरीके से हम ये मान सकते हैं। सो साउथ में यहाँ पे प्रमोशंस बहुत जल्दी होता है, सैलरीज में आपका कोई डिडक्शन नहीं होता है एक्स्ट्राज, और प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि जो फास्ट यहाँ पे मतलब एक तरीके से फास्ट काम चलता है साउथ में, तो पूरी ईमानदारी से वहाँ पे लोग काम करते हैं, और अच्छा वहाँ पे मतलब हम रह सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं रह सकते। और बहुत से स्टूडेंट्स है, बहुत से मतलब लोग हैं वो तो साउथ इंडियन फूड्स को ही खाना पसंद करते हैं। तो आप एक बार चेन्नई जोन के लिए भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा जोन है, और सोच समझ के यहाँ पे जोन सेलेक्ट करना, क्योंकि एक बार फॉर्म को रजिस्टर करने के बाद में वहाँ पे किसी भी तरीके का जोन में तो कोई करेक्शन होगा ही नहीं। तो एक बार आपने जहाँ से अप्लाई कर दिया फॉर्म वहीं से अप्लाई माना जाएगा, उसके बाद में कोई करेक्शन नहीं हो सकता उस चीज़ का। सवाल ये था कि सर हमें आरआरबी की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक को यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहिए। सो मैंने ये बात मेरे पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अगर आप स्पेशली आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे पीआर यादव को आप यहाँ पे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, क्योंकि पीआर यादव से बताने का एक रीजन है आरआरबी के पीछे, क्योंकि आरआरबी का जो सिलेबस है वो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, और जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस के लिए बेसिक यहाँ पे मतलब पेपर आता है एक तरीके से, और जो बेसिक है वो हमारा पीआर यादव से ही क्लियर हो सकता है, क्योंकि जो सॉन्डर्स वगैरह है, एनक्लेक्स वगैरह, हालांकि इनसे भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन इनमें जो थ्योरीज है, जो मतलब क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे नॉरसेट के लेवल की है, या फिर जो जिपमेर में पेपर आते हैं, जीएमसीएच में पेपर आते हैं, उनके लेवल का यहाँ पे उसमें एक तरीके से लैंग्वेज है। तो आप उसको प्रेफर ना करके आप यहाँ पे पीआर यादव को अच्छे से 2, 3, 4 बार यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जाम होने को लेके अभी कम से कम 4 से 5 महीने हैं, तो अगर आप एक बार रिवीजन करने के लिए 1 महीना भी देते हो तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप 5 बार से तो इसको निकाल ही सकते हो एटलीस्ट। तो पीआर यादव को अच्छे से पढ़े। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी सवाल था कि सर हमें कोचिंग लेनी है तो कौन सी कोचिंग से लेना चाहिए, हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो कौन सी टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन करनी है। तो उसके लिए आप मेरे को यहाँ पे पर्सनली डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मेरे जो बायो है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, एंड देन मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि आपको क्या टेस्ट सीरीज लेनी है और कौन सी आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि आरआरबी की, स्पेशली आरआरबी की प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पे जो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है और जो ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन हो रखा है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे आरआरबी से रिलेटेड जो 70 एंड जो 30 रेशियो होता है क्वेश्चंस का, 70 क्वेश्चंस नर्सिंग से आते हैं और 30 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग से आते हैं। सो वहाँ पे मैं यहाँ पे एक क्यूज सेशन चलाने वाला हूँ जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। मैं खुद एक स्टूडेंट था और मैं मेरे भाई लोगों से किसी भी तरीके का ऐसा यहाँ पे कुछ भी डिमांड नहीं रखूंगा। सो फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट रहेगा 1 घंटे का,
और उसका जो टाइम शेड्यूल है वो मतलब सेट कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन की जो आपने मतलब कैसी प्रिपरेशन की है, आपका कैसा टेस्ट आ रहा है, क्या स्कोर आ रहा है, क्या रैंक आ रहा है, तो उसके बारे में भी आपको वहाँ पे पता चलता रहेगा। सो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। सवाल ये था कि कैंडिडेट्स का कहना था कि सर हमारे 63 मार्क्स थे, 64 मार्क्स थे, 60 मार्क्स थे, और कई जगह से तो 54 में भी सिलेक्शन हुए हैं, 59 में भी सिलेक्शन हुए हैं। सो भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे बाहर किया गया है। यहाँ पे जोन का जो खेल समझ गया रेलवे के अंदर, वो लगभग 30% सिलेक्शन तो वहीं से निकाल लेता है कि उसने जोन कौन सा सेलेक्ट किया है। बाकी जो सिलेक्शन है 60-70% जो रिमेनिंग, वो उसकी मेहनत से आता है। सो यहाँ पे जोन का खेल होता है कि आपने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि जोन वाइज यहाँ पे कट ऑफ रहती है। सो अगर आपका 64 में भी नहीं हुआ तो वहाँ का जो कट ऑफ है वो हाई रहा है, क्योंकि जो कंपटीशन था वो ज़्यादा था और जो फॉर्म थे वो भी ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, और हो सकता है कि जो कंपटीशन वाले ज़्यादा पढ़ने वाले कैंडिडेट्स है वो भी उसी जोन से फॉर्म में अप्लाई किया है। सो इस बार आप अपना फॉर्म सोच समझ के फिल करना। इसको लिए मेरा मैसेज है, जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ आरआरबी में, तो निराश नहीं होइएगा। सबसे पहले तो आपको हार नहीं माननी है, उम्मीद नहीं होनी है। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। मुझे भी सफलता मिली है और लोगों को भी सफलता मिली है, आपको भी मिलेगी। मुझे भी याद होता था, औरों को भी हुआ है, आपको भी होगा। बस मेहनत करते रहिए, अपनी रेगुलरिटी को रखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, अपना डिसिप्लिन सेट करके रखिए। आप अपना डिसिप्लिन खुद सेट करते हो, किसी से ये सेट नहीं हो या जाता है। सो बस मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, एक दिन सफलता आपके कदमों में। सो वैसे तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में सारे सवालों के जवाब को शेयर कर दिया है, बट फिर भी अगर मेरे को कुछ याद नहीं आया हो आंसर, या फिर भी कोई आपका कोई सवाल हो, तो आप यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली इंस्टा और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। सो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है आप लोगों तक मोटिवेशन पहुंचाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।